हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू स्पेक्ट्रम्स लाइव क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग एक टॉपिक जो बहुत प्रोमिनेंट है मैकेनिक्स में, जिसका नाम है कंस्ट्रेंड इक्वेशन, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जब भी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम में मोर देन वन पुलीज यूज होती हैं स्ट्रिंग के साथ, तो प्रॉब्लम बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट। The level of difficulty can be reduced if we are aware of using constrained equations. I have taken these two illustrations, and with the help of these two illustrations, I will explain how effectively we can use constrained equations. Let me start with the first illustration. Now, you can see in the first diagram, it is a big mass, bigger block having mass capital M, and it is fixed with the two pulleys. There are two more pulleys which are fixed on a wall, rigid wall. We can see a string of green color which is attached to the bigger block, moves over all these four pulleys, and the other end is tied with the smaller block having mass small m. Now question में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि बिगर ब्लॉक और स्मॉलर ब्लॉक दोनों के एक्सेलरेशन निकालिए in terms of these two given masses. This problem can be simplified if we are aware of constrained equations. मैं अभी आपको constrained equation अप्लाई करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की जो बोथ दीज पुलीज के पीरियड से पास हो रही है। दोबारा फिर से मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की जो दूसरी पुलीज के पीरियड से पास हो रही है। अब अगर आप ध्यान से देखें कि ये ब्लॉक अगर स्लाइड करेगा तो ये सेगमेंट्स जो स्ट्रिंग के हैं इनकी लेंथ डेफिनेटली डिक्रीज करेगी। तो जिन सेगमेंट्स की लेंथ वेरिएबल है, एक वेरिएबल x की हेल्प से मैंने उनको डिनोट कर दिया। देयर आर 4 सेगमेंट्स, length of each segment is variable, so I have taken it with the help of a variable x. जैसे ही बिगर ब्लॉक मूव करेगा, ये लेंथ जो सेगमेंट हैं, ये सेगमेंट की लेंथ कम होगी और जो स्ट्रिंग की लेंथ है being constant will come out from here and the smaller block will move डाउन। मैं इस स्मॉलर ब्लॉक के साथ जो स्ट्रिंग दिख रही है इसको y से डिनोट कर लेता हूं। अगर मुझे टोटल इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L है और निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस y। सिंप्लीफाई किया तो 4x प्लस y आ गया। नाउ दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो यहां दिखाई पड़ रही है, इफेक्टिव लेंथ। इस लेंथ जो ये लेंथ दिख रही है आपको, ये तो हमेशा इतनी रहेगी। इस लेंथ को मैंने इग्नोर किया है, या पुलीज के ऊपर जो ये लेंथ रैप्ड है ये भी हमेशा यहीं पे रहेगी, इसको भी इग्नोर किया है। सो आई हैव टेकन ओनली दैट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग जिसकी लेंथ या जिन जिन सेगमेंट की लेंथ वेरी कर सकती है। अब मैं इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करता हूं, तो क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ये आ गया 4 dx बाई dt प्लस dy बाई dt। अब
देख सकते हैं जो ये dx/dt लिखा हुआ है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बिगर ब्लॉक, मैंने उसको कैपिटल V से ले लिया। सिमिलरली dy/dt is denoting the velocity of a smaller block downward, और उसको मैं स्मॉल वेलोसिटी से ले रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया 4 कैपिटल V प्लस स्मॉल v, दिस इज 0। अब अगेन मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। 0 4 dv/dt प्लस dv/dt, यहाँ मेरे पास क्या आ गया, 4 इंटू एक्सलरेशन 1 प्लस एक्सलरेशन 2। यहाँ मैंने एज्यूम किया हुआ है, ये इक्वेशन मेरे पास हो गया। इस इक्वेशन को अगर मैं मेंशन करूं तो ये इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ पर a1 इज द एक्सलरेशन ऑफ बिगर ब्लॉक और a2 इज द एक्सलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक। Now let me write the force equations। क्या लिखने जा रहा हूं मैं, बिगर ब्लॉक एंड स्मॉलर ब्लॉक के फोर्स इक्वेशंस, क्योंकि एक रिलेशन मुझे दोनों ब्लॉक्स के एक्सलरेशंस के बीच में मिल गया। अब जरा देखिए, जो ये बिगर ब्लॉक है, ये जो बिगर ब्लॉक है, इस बिगर ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं या लग रहे हैं, तो मैं इसका FBD ड्रॉ कर रहा हूं। FBD तो क्या होगा, एक तो वेट एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड mg, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा N, इस ब्लॉक का भी इस पे रिएक्शन लग रहा होगा, N डैश ले लिया मैंने। How many tension, 1 2 3 4 tensions are acting, 4T ले लिया। Apart from this there is one more hidden force जो शायद दिख नहीं रहा, या दिख रहा है तो कई बार हम लोग गलतियां कर जाते हैं। डाउनवर्ड एक टेंशन और लग रहा है, ये जो इस तरफ वाला दिख गया। तो अब अगर मैं इसको इक्वेशंस, अब देखिए ये मूव इधर हो रहा है विथ a1 एक्सेलरेशन, तो इक्वेशंस अब यहां लिखने जा रहा हूं मैं। कौन से इक्वेशंस, फोर्स इक्वेशंस लिखने जा रहा हूं। देखिए जरा ध्यान से, 4t माइनस n डैश इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन का जो इसका एक्सलरेशन वो दिया हुआ है a1, कैपिटल M इंटू a1। यहाँ पर मैंने यूज किया समेशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू मास इंटू a1, ये इक्वेशन यूज किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने ले लिया इक्वेशन 2 बरोबर। अब जरा देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। N माइनस mg माइनस t इज इक्वल टू 0, ये हमने क्या कंडीशन यूज किया, समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है बिगर ब्लॉक में। यहाँ से मुझको मिल गया N माइनस t इज इक्वल टू mg, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। Now I am going to take a smaller block और उसका फ्री बॉडी डायग्राम, डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है mg, अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है टेंशन, और कुछ लग रहा है यस, एक ये रिएक्शन लग रहा है जो बिगर ब्लॉक लगा रहा है। इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है a1 और डाउनवर्ड इसका एक्सेलरेशन है a2।
यू कैन सी, बात समझ में आई? इस ब्लॉक में डाउनवर्ड वेट है, इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन जो बिगर ब्लॉक छोटे ब्लॉक में लगा रहा है। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a1 है, साइडवेज एक्सेलरेशन साइडवेज एक्सेलरेशन a1 है और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a2 है। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू a1। तो यहाँ पर n डैश इज इक्वल टू m इंटू a1, ये फोर्थ इक्वेशन है। सिमिलरली f ऑफ y वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, मास इंटू a2 mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू ma2। दिस इज फिफ्थ इक्वेशन। We have four equations. Equation 1, 4a1 plus a2 is equal to 0. Equation 2 here, equation 3, 4 and 5. We can see there are 5 variables. There are 5 variables and 5 equations. Hence we can solve and calculate the values of these unknowns। तो a1 की वैल्यू जो कैलकुलेट करके आएगी, a1 की वैल्यू आपको ये पांचों इक्वेशन सॉल्व करने होंगे। तो यहां पर आएगी 4mg अपॉन m प्लस 17m। टोटल क्या है, कैपिटल M प्लस 17m। ऐसे सॉल्व करके निकाल लेंगे। और जो a2 आएगा, यहां से देख लीजिए क्या है, मॉड ऑफ 4a1, तो ये हो जाएगा 16mg अपॉन m प्लस 17m। दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट बोथ द एक्सेलरेशंस यूजिंग कंस्ट्रेंड इक्वेशंस। तो आपने देखा, अगर हमें कंस्ट्रेंड इक्वेशन का नॉलेज है तो ये क्रिटिकल लगने वाली प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो गई, आसानी से सॉल्व हो गई। आइए जरा इस सेकेंड इलस्ट्रेशन को भी समझाता हूँ। बहुत आसान है, जरा समझना होगा। ये देख सकते हैं, ये एक वेज है, ये वेज में भी पुली लगी हुई है ऐसे, और ये ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है। वॉल्स दोनों तरफ फिक्स्ड हैं। 2 pulleys are fixed on this wall, 2 pulleys are fixed on other wall, and the next 2 pulleys are on the wedge which will move along with the wedge। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेगमेंट, मैं इसको सेगमेंट 1 ले लेता हूं जिसकी लेंथ कभी नहीं चेंज होगी। ये सेगमेंट आप देखिए, इसकी भी लेंथ कभी नहीं चेंज होगी। ये सेगमेंट है जिसकी लेंथ चेंज होगी, मैंने इसको x ले लिया। ये हाइट, इन दोनों पुली के बीच की हाइट हमेशा सेम रहेगी। ये है थर्ड सेगमेंट जिसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती है। यहाँ पर देखिए, ये वाला जब ये x मूव करेगा, अगर ये इधर मूव कर रहा है तो ये पुली, ये स्ट्रिंग कम हो रही है, उतनी ही स्ट्रिंग यहाँ बढ़ रही है। या एक काम कर सकते हैं, इसको भी हम लोग फोर्थ सेगमेंट ले लेते हैं और ये फिफ्थ सेगमेंट है, ये सिक्स्थ सेगमेंट है और ये हमारे पास सेवेंथ सेगमेंट है। मैंने स्ट्रिंग को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बार ध्यान से देखें, मैंने स्ट्रिंग को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए किस तरह से, और सोच के बताइए कि कौन कौन सा सेगमेंट है जिसमें कोई चेंज नहीं होगा लेंथ में। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड,
और थर्ड सिक्स्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सिक्स्थ, ये जो सेगमेंट्स हैं इनकी लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है. नो चेंज इन द लेंथ ऑफ सेगमेंट्स. कौन कौन सी? फर्स्ट सेकेंड थर्ड और सिक्स्थ. अब अगर यहाँ पे इसको इधर x मूव करें तो इस सेगमेंट की लेंथ क्या होगी? कम होगी और इस सेगमेंट की लेंथ बढ़ जाएगी. हमने क्या किया? इस वेज को राइट हैंड साइड में x मूव किया तो क्या होगा? लेंथ ऑफ फिफ्थ सेगमेंट इंक्रीज या डिक्रीजेस by x, whereas but length of fourth segment increases by x. एक बार जरा दिमाग में सोचिए, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कि अगर फोर्थ सेगमेंट की लेंथ बढ़ रही है तो फिफ्थ सेगमेंट की लेंथ उतनी ही कम हो रही है. अब जरा यहां देखते हैं. चेंज इन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होना चाहिए? 0. क्या क्या लेंथ में चेंज है? या ऐसा लिखिए +x -x, और ये नीचे की तरफ सपोज कितना आ गया? y. ये भी चेंज में इंक्लूड होगा तो ये हो जाएगा +y. टोटल चेंज क्या होगा? 0. इससे ये कट गया, सो y = 0. हम कह सकते हैं कि ब्लॉक M will not move at all with respect to wedge. Now you can see this problem appears to be critical problem, difficult problem, but we are aware of the constraint equations, hence it becomes easier and quickly we got the answer. So मेरे प्यारे दोस्तों, अगर constraint equation को ढंग से प्रैक्टिस कर लिया जाए तो जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी हैं वो भी आसानी से हो सकती हैं. आई एम श्योर कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और इसको प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे कि दूसरी प्रॉब्लम्स जो मैं आपको ट्यूटोरियल्स में भेजने वाला हूं वो आप ढंग से कर पाएं. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. कीप हार्ड वर्किंग.